नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति शाह और मैं एक पीडियाट्रिक ओटी हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के प्रकार के बारे में। ऑटिज़म एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसी वजह से आज के दिनों में इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD कहा जाता है। अब ASD का क्या मतलब है? किसी भी दो बच्चों में इसके सिम्टम्स समान नहीं होते हैं। यह रेंज ऑफ सिम्टम इतना बड़ा है कि उसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम को आज के दिन में लेवल 1 ASD कहा जाता है। अब इन बच्चों का IQ और लैंग्वेज काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। इनको आप अगर सुने या देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये किसी भी तरह के तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, पर जब बात समझने की आती है तो ये बच्चे को बहुत मुश्किल होती है अपने पीयर्स की इमोशंस को समझने के लिए। ये बच्चे नॉर्मली सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर इनकी स्पीच देखी जाए तो वो मोनोटोनस देखी जाती है। वह एक ही टोन में बोलते हैं जैसे कि रोबोट बोल रहा है। इनकी स्पीच में कोई इमोशंस या एक्साइटमेंट आपको नज़र नहीं आता है और यह बहुत चीज़ें रिपीटेटिव मोड पे ही करना पसंद करते हैं। अगर इनके रूटीन में थोड़ा सा भी ब्रेक आए तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और यही चीज़ है जो उनके नॉर्मल ADL में उनको हिंडर करती है। दूसरा है कैनर सिंड्रोम। कैनर सिंड्रोम यानी कि क्लासिकल ऑटिज़म जिसे कहते हैं। इसमें बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं रहता है। बच्चा किसी भी प्रकार का वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। ये बच्चे ज़्यादातर एक्सप्रेशनलेस कहे जाते हैं। ये किसी भी प्रकार के इमोशन को नहीं दर्शा पाते हैं और इन्हें कभी कभी किसी स्पेसिफिक उनके टॉयज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट से इतना ज़्यादा लगाव रहता है जो आपको बहुत जल्दी उम्र में दिख जाएगा। अगर 18 महीने का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है तो वो एक स्पेसिफिक टॉय से ही खेलेगा और वह उसी को साथ में लेके घूमेगा। वह टॉय उसकी एंजाइटी को कंट्रोल करने में भी उसको मदद करेगा। तीसरा है रैट सिंड्रोम। रैट सिंड्रोम जनरली गर्ल्स में देखा जाता है और यह बहुत जल्दी पता चल जाता है क्योंकि यह जनरली रैट सिंड्रोम की बच्चियों में हेड सर्कम्फरेंस नॉर्मल से छोटा रहता है। यह 6 से 18 महीनों में पकड़ा जाता है कि इस बच्चे को रैट सिंड्रोम है। अब रैट सिंड्रोम के बच्चे ओवर एंड अबाव सोशल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के अलावा इनको बहुत सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ रहती है। इनमें एपिलेप्सी पाई जाती है। स्पीच प्रॉब्लम्स तो होते ही है, इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स और मोटर प्रॉब्लम्स, बैलेंस इश्यूज, माइलस्टोन डिले होना, यह सब रैट सिंड्रोम में देखा जाता है। चौथा है CDD यानी कि चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये जनरली काफ़ी लेट समझ में आता है डॉक्टर्स को या किसी भी थेरेपिस्ट को। ये माता पिता जनरली इसमें ऐसी कंप्लेंट के साथ आते हैं कि पहले 2 या 3 साल तक बच्चा एकदम नॉर्मल था और फिर ये धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें भूलने लगा, जैसे कि उसकी जो भी एक्वायर्ड स्पीच है, पॉटी ट्रेनिंग है, उसका मोटर स्किल है, ये सब बच्चा रिग्रेशन मोड में कर रहा है। यानी कि उसमें ये सारी चीज़ें पहले अचीव हो चुकी है और फिर उसमें वो धीरे धीरे ये सब भूलता जाता है। ये जनरली 3 से 10 साल तक भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पहले नॉर्मल था और फिर उसको ये CDD हुआ। यह पहले से ही बच्चे में मौजूद है बट इसका प्रेजेंटेशन लेट होता है। 5वां और आखिर प्रकार है PDD यानी कि परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो बच्चे सोशल या बिहेवियरल इश्यूज के साथ आते हैं पर इनमें दूसरे ऑटिज़म के क्राइटेरिया लागू नहीं होते हैं, इनको हम PDD में रखते हैं। यह बच्चों में अगर देखा जाए तो माइल्ड मोटर इश्यूज़ जैसे कि कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ होते हैं, माइल्ड परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े सोशल और बिहेवियरल इश्यूज़ देखे जाते हैं।
पर इनमें आई कांटेक्ट ना होना या स्पीच नहीं होना नहीं रहता है, इसीलिए इसे PDD-NOS कहते हैं, जिसका मतलब है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदर स्पेसिफाइड। दूसरे ऑटिज्म के सिम्टम्स इसमें स्पेसिफिक नहीं रहते हैं, यह एक ऑटिज्म का माइल्ड फॉर्म माना जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की राह देखिए। धन्यवाद।